गुड इवनिंग जैन साथियों, मैं रवि आप सब लोगों का इस क्लास में स्वागत करता हूं। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो एक बार जल्दी से बता दीजिए क्या हाल चाल आप सब लोगों के। और स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर, अपना सिलेबस। बताइए क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। सब लोगों को भाई साहब गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। आरिफ, हेलो बच्चा। मधु, मुकेश, अंकित, क्या हाल है भाई आप लोगों के, बताइए जरा। अंकुर, आरिफ, एकदम बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। सर 30 मार्च को एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट का पेपर है, क्या सिलेबस पूरा हो जाएगा? हो तो जाना चाहिए, है ना। अब वो डिपेंड करता है कि आप सब लोगों के ऊपर। मैं तो करवा दूंगा। जय हिंद बच्चा, जय हिंद। ओमवीर, अभय, हेमंत, शेख, हर्ष। ठीक है। चलिए तो सिलेबस आप सबको बताइए। आपको ये भी पता है कि आपका पेपर जो है वो कब है। 30 और 31 मार्च को आपको एक दिन में आपको पेपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, पहले आप लोग बताओ कि आप लोगों के माइंड में कौन कौन सी चीजें जो है दिमाग में चल रही हैं, जो डाउट चल रहे हैं। ठीक है ना। स्टार्टिंग की 5 मिनट में हम 8 बज के 5 मिनट के ऊपर क्लास स्टार्ट कर देंगे। अभी 8 बज के 1 मिनट हुआ है। ठीक है ना। 5 मिनट आप लोगों की, देन उसके बाद बाकी हम चीजें डिस्कस करेंगे। बाकी कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आ गई, एक टेलीग्राम आईडी में दे देता हूँ अपनी। ठीक है ना। उस टेलीग्राम आईडी के ऊपर आप जो है वो मुझसे जितने भी सारे डाउट है, कैसे भी डाउट है, आप मेरे से पूछ सकते हो। है ना। RAVIPARKASH, क्योंकि बच्चा हर रोज हर क्लास में हम सेम डाउट को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना। कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना आपको टीचर करवा रहे मोर देन सफिशियंट है। ठीक है। कट ऑफ कितनी रहेगी कोई नहीं बता सकता, कट ऑफ कितनी रहती है, क्यों? क्योंकि कुछ नहीं पता कि पेपर का लेवल क्या आने वाला है। ठीक है ना। पेपर अगर हार्ड आए तो कट ऑफ कम हो जाएगी, पेपर अगर इजी आए तो कट ऑफ बढ़ जाएगी। तो उस कट ऑफ का क्या मतलब बन जाता है, बताइए जरा, बताइए। ठीक है। कोई एक्स्ट्रा बुक वगैरह पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बायोलॉजी की क्लास होगी, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में, लाइव फॉर्मेट में, दोनों आपको क्लासेस मिल जाएंगी, चिंता मत करो। बायोलॉजी आपने पढ़ी होगी, आपने पीसीबी पढ़ी है, आपने नीट वगैरह की, आप बोल लो कि नीट की तैयारी छोड़कर हम आए हैं। तो नीट से तो बहुत कम लेवल का जो है ना आपको बायो पूछा जाता है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लेवल के। ठीक है। और बताओ जरा, किसी को कोई और चीज समझ में आ रही है, या किसी किसी को और कोई चीज जो परेशान कर रही हो, बताओ जरा। स्टार्टिंग के 5 मिनट में डाउट जितने भी सारे हैं, आप लोगों को लगता है कि सर मुझे ये सारे के सारे डाउट हैं, तो भाई सारे के सारे डाउट जो है वो आप सब लोग अपने बता सकते हो मेरे को। करंट अफेयर का एक क्वेश्चन पूछा था किसी बच्चे ने, करंट अफेयर ना के बराबर आती है, नाम नाम की करंट अफेयर आती है, करंट अफेयर से क्वेश्चन आपके बनेंगे नहीं। जितने बनेंगे वो मैं करवा दूंगा। अब फिजिकल कैसे क्लियर करे भाई, वो तो अब आप देखो ना, फिजिकल कैसे क्लियर करे। हाँ भाई, फिजिकल की तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दो, दौड़ वगैरह की। कुछ हैंड रिटन नोट्स वगैरह कुछ नहीं है, चुपचाप अपने आप साथ साथ नोट बनाना। खुद के हाथ के नोट्स बनाओगे, चीजें याद रहेंगी, चीजें याद रहेंगी तो पेपर निकलेगा। ऐसे बहुत सारी पीडीएफ किताबें पड़ी हैं। ठीक है ना। हैंड रिटन नोट्स तो क्या, क्यों, किताबें उठा लो फिर कोई भी। बायो की क्लास बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी, बायो की क्लास मैं बोल रहा हूँ फिर से, बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। अब इस चीज के पीछे मत भागना कि सर हमारा तो एक हफ्ता हो गया बायो की क्लास स्टार्ट नहीं हुई, ये हुई है, ये हुई है, फलाना दिखड़ा, टेस्ट नहीं हुई, सारी की सारी चीजें, सब चीजें आपको टाइम के अकॉर्डिंग मिल जाएंगी। सबसे बड़ी बात होती है फेथ। ठीक है ना, विश्वास। 12th है तो 12th से भरो, डिप्लोमा से क्यों भर रहे हो?
बायो तो सिलेबस में ही। असिस्टेंट बायोलॉजी का, असिस्टेंट अगर मेडिकल असिस्टेंट का है तो उसमें बायोलॉजी आपकी होगी, बेसिक बायोलॉजी होगी, चिंता मत करो। डीपीपी कब मिलेगी? इस क्लास के बाद में, इस क्लास का एक लेक्चर कंप्लीट होते हैं आपको डीपीपी मिल जाएगी, चिंता मत करो। ठीक है, तो होपफुली अब आप सब लोगों के सारे जितने भी सारे डाउट्स थे अब आपके सारे के सारे दूर हो गए हैं। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं है तो मेरे को थम्स अप भेज दीजिए मुझे फटाफट एक बार। डीपीपी मिलेंगे बेटा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए काफी है, डाउट इतने सारे, कुछ कल डिस्कस कर लेंगे, कुछ परसों डिस्कस कर लेंगे। अंकित बाय तेरे सिलेबस में नहीं बेटा, तो तू मत पढ़ना अंकित, ठीक है ना, बायोलॉजी तू मत पढ़ना बेटा। ठीक है, बाय के कितने क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन कभी भी फिक्स नहीं होते, क्वेश्चन कभी भी फिक्स नहीं होते हैं बेटा। ठीक है ना, क्वेश्चन कभी फिक्स नहीं होते कि मैं ये बोल दूं कि पांच पांच क्वेश्चन आएंगे, मैं बोल दूं 10 क्वेश्चन आएंगे, मैं बोल दूं 15 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे, कुछ फिक्स नहीं हो। मॉक टेस्ट आपका वीकली मॉक टेस्ट है, आपको वीकली मॉक टेस्ट पढ़ा आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आप मॉक टेस्ट की चिंता मत करो। ओमवीर सिंह, करंट अफेयर क्या होता है सर? करंट अफेयर कुछ नहीं होता, करंट अफेयर तुम छोड़ दो, करंट अफेयर नहीं आते, करंट अफेयर वही होते जो आपके आसपास में चल रहे होते हैं। ठीक है, अब अब आपकी मैंने सारी बातें सुन ली, अब मेरी बात सुन लेना ध्यान से। ठीक है ना, पहली बात, जितना मेरे से आप नॉलेज लेना चाह सकते हो उतना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इरिलीवेंट टॉपिक पे बात करोगे, अभी जैसे कि अभी हम स्टार्ट करेंगे नेशनल सिंबल, आप सब लोगों को पता होगा, अगर आप बेफालतू के टॉपिक के ऊपर बात करोगे या तो फिर मैं चैट बंद कर दूंगा, या फिर अगर बात करें तो मैं सीधा ब्लॉक करवा दूंगा भैया। ठीक है ना, हर रोज क्लास में आने से पहले 5 मिनट पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने आप लोगों को आईडी दे दी है, ये टेलीग्राम आईडी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी, किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी है, इस क्लास से संबंधित है, पढ़ा रहा हूं उससे संबंधित है, आप मुझसे पूछिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, अगर कोई एक्स्ट्रा कोई भी और दिक्कत समस्या परेशानी है आप मेरे को यहाँ पर मैसेज कर सकते हो, आपको विद इन 24 आवर्स के बीच बीच में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, क्लास को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहते हो कि सर जी मुझे तो क्या करना है, वर्दी लेनी है, मुझे तो मेडिकल असिस्टेंट का जो है ना वो पेपर क्या करना है, निकालना है, क्लियर करना है मेरे को, वर्दी सब सब वर्दी के लिए आए होंगे शायद, ऐसा कोई बच्चा नहीं हो जो वर्दी के नहीं लिए आएगा, सब ऑब्वियसली सिलेक्शन लेने के लिए आए हैं। सिलेक्शन लेने का सबसे बेस्ट तरीका बता देता हूँ क्या है, आपके जितने भी सारे टीचर है आपको जितना बता रहा है उतना पढ़ना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपके जितने सारे टीचर है आपको जितना पढ़ा रहा है उतना पढ़ना है। ठीक है ना, क्योंकि 2-4 दिन की मेहनत से कुछ नहीं होने वाला, अभी आपके पास 2-4 दिन भी नहीं बचे हुए, इन द सेंस कि मतलब अभी आपके पास इतना कम टाइम पड़ा है कि उसको 2-4 भी नहीं बोल सकते हम। तो 2 महीने बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाओ, गायब हो जाओ, किसी से ना बात करनी ना कुछ और, अपना आना है, 4 ये क्लास लेनी है, इन्हीं का रिवीजन करना है, सबसे पहली बात। ठीक है ना, आपको जो है वो बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, आपको पीडीएफ तुरंत मिल जाएगी, इस लेक्चर के बाद में तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स वगैरह का सब कुछ चक्कर। हैंड रिटन नोट्स खुद खुद के हाथ से नोट्स बनाइए जरा, अपने हाथों से नोट बनाओ ना, अपने हाथों से नोट्स बनाओगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक है ना, चीजें याद रहे, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है इसका, बहुत बड़ा सिलेबस है इस चीज का। ठीक है, अब देखो ये जुनेद मजुमदार है ना, अब ये जो मुजफ्फर जो भी है जुनेद साहब, ये बोले कोई कश्मीर से क्या ये हरकतें कर रहा है, अब मैं इसको मैं बताओ जरा ब्लॉक करूं या ना करूं? मैं अभी कोई चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर बात कर तुम ऐसी हरकत कर रहे हो जुनेद, नहीं, समझ ले। ठीक है, तो हैंड रिटन नोट्स अपने खुद के हाथ से बनाओ। दूसरा दूसरा हर डेली बेसिस के ऊपर रिवीजन करना है, डेली बेसिस के ऊपर क्या करना है, रिवीजन करना है। कैसे रिवीजन करना है, आपकी क्लास अभी 9:30 बजे खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, आज आपकी 4 क्लास हुई हैं, 4 क्लास जैसे ही आपकी हुई हैं, मैंने आपको एक इसके रिगार्डिंग में ओरिएंटेशन भी करवाया था, तब भी बताया था मैंने, सुबह 5 बजे उठ से, सुबह 5 बजे उठ के 12 बजे तक आपको क्या करना है, सिर्फ इन पांच, सुबह 5 से 12 बजे के बीच में क्या करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी एक्सरसाइज करनी है, आपको रनिंग करनी है, खाना खाना है और आपकी पढ़ाई करनी है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना है।
चलिए, ये 1 या 2 सेकंड के लिए लैग होगी क्लास, ठीक है ना कभी। हाँ हाँ, वो मुझे दिख रहा है, वो लैग मुझे दिख जाएगा, चिंता मत करो, वो लैग मुझे दिख जाएगा, 1-2 सेकंड के लिए लैग होगा, ठीक है ना। वो मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें बेटा याद रखना जरा। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के पीछे भाग रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। पिछला वाला अगर आपने बैच ले रखा है, आपने टॉपिक बना रखे, आपने सब्जेक्ट बना रखे हैं, आपने नोट्स बना रखे, आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, शायद अब किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। राहिल मुस्ताक, कुछ समझ में आ रहा है बेटा? जब मैं बोल रहा हूं कि लैग होगा 1 या 10 मिनट के बाद 1 या 2 सेकंड के लिए लैग होगा, वो मुझे दिख जाता है, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, चिंता मत करो, लैग लैग बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो होपफुली बच्चा आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा चीजें, ठीक है ना। हमारे पास टाइम बहुत सारी बहुत बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा आप सब लोगों को कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पर आपको मैंने सारी चीजें बता रखी है, और मैं बढ़िया तरीके से बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ये प्लानर आपको दिख भी गया होगा, आपके वहां अपलोड भी हो गया होगा प्लानर, आपने जो बैच परचेज किया है। हम नेशनल सिंबल डिस्कस करेंगे, भारत के पड़ोसी देश डिस्कस करेंगे, फिर अपने स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, हम भारत के अंदर कितने स्टेट है, कितने राज्य है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, नदियों किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, वो सारी की सारी चीजें हम सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हम जो है मैं लेके जाऊंगा, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें मैं आपके पास लेके जाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारा का सारा आपको जो है प्लानर आपको देखने को मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। फरवरी 2 या 3 के बाद में आपको धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें आपको एक एक दो दो टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे पोस्ट की फॉर्मेट में। आप वहां से भी अपना रिवीजन कर सकते हो। क्विज जो है इसके ऊपर आपको धीरे धीरे टॉपिक वाइज भी क्विज आपको करवाऊंगा मैं आपके इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। चलिए जी, हम बात करते हैं नेशनल सिंबल के बारे में। हम बात करते हैं किसके बारे में? नेशनल सिंबल के बारे में बात करते हैं। नेशनल सिंबल, नेशनल सिंबल होता क्या है? देखो, जब भी आप किसी भी देश के बारे में बात करोगे तो हमारे पास कुछ नेशनल सिंबल होते हैं। जैसे जैसे ही हम नेशनल सिंबल के बारे में बात करते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहले तिरंगा अगर बात करें, ठीक है ना, तिरंगा याद आता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तिरंगा अगर बात करें, जैसे ही तिरंगा आएगा तिरंगा। इसके अलावा जब भी आप कोई पशु देखते हो, कोई पक्षी देखते हो, मोर देखते हो, तो आपको पता अरे ये तो हमारा नेशनल बर्ड है ना। रॉयल बंगाल टाइगर, टाइगर को अगर आप देखते हो, टाइगर है ना, शेर नहीं, लॉयन नहीं, टाइगर, टाइगर को देखते हो तो आपको क्या माइंड में आता है? अरे ये तो हमारा राष्ट्रीय पशु है। तो ये चीजें आप सब लोगों को पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बेसिकली अगर बात करें तो एक पिक्चर फॉर्मेट में है, ये आपको पीडीएफ में अच्छे से दिखने को मिल जाएगा। इसमें से कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे, कुछ चीजें इसमें इनरिलेवेंट है, मतलब कुछ बेकार की चीजें, जैसे कि पूछ रखा है राष्ट्रीय सब्जी पूछ रखा है ना, वो सारी की सारी चीजें, तो वैसा हम कुछ नहीं करेंगे। जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे वो हम करेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर पूरा नहीं करवाओगे, सिर्फ इंपोर्टेंट करवाओगे। फिर भी तो मैंने अभी क्या बोला? अभी सबसे पहले मैंने बोला कि जो आपको टीचर बता रहा है, पढ़ा रहा है, उतना मान लेना बस। यही डिफरेंस होता है कि जब आपको किसी की नहीं सुननी होती तो बेटा तू सारा पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। 100% सिलेबस से कभी भी किसी का सिलेक्शन नहीं होता। अगर आपका 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट है और आपका उसी 60 to 70% का अगर पूरा का पूरा रिवीजन हो रखा है, आपको पेपर क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपने 100% सिलेबस कर रखा है, सारी 20 तरह की किताबें पढ़ रखी हैं और रिवीजन आपने दिल्ली का नहीं कर रखा, तो आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो इसलिए कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं बेटा, थोड़ा सा समझा करो और सब्र रखा करो चीजों का। सब्र रखो, थोड़े से ठंडे दिमाग से सब्र रखो, चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, बढ़िया हो जाएंगी, ठीक है। चलिए जी, तो ये हमें पता लग गया। तो राष्ट्रीय प्रतीक वगैरह क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन वगैरह ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पढ़ लेना एक बार, मैंने बता भी दिया है। मैं देसी भाषा में बिल्कुल आराम से बढ़िया तरीके से बढ़ाऊंगा। आपको कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आ रही है, आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे कभी रोक के पूछ सकते हो, सर जी आपने ये चीज बताई, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, ठीक है। आया पक्कम दी जो है, एक्सक्यूज मी सर आई जस्ट, नहीं वो कोई बात नहीं बच्चा, ठीक है ना। आपका दोनों है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मैं डिलीवर जो कर रहा हूँ वो हिंदी में करूंगा। अगर आपको जो मैं डिलीवर हिंदी में कर रहा हूँ और आपको उसमें दिक्कत आ रही है तो चिंता मत करो, मैं उसको इंग्लिश में रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना। तो फिर बट उससे हुआ क्या, उससे फिर ये हुआ कि आप जो बोल रहे थे कि सर 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ बेटा फिर तो, क्योंकि मैं वो ट्रांसलेटर मोड में चला जाऊंगा। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए चीज बनाई है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए चीज बनाई है, ठीक है। अंकुर दुबे भाई साहब, चैट बंद नहीं होगी, आपकी पहली क्लास है, पहली क्लास है, ऑब्वियसली टाइम लगता है, ठीक है ना। मुझे आपको जानने में और आपको मुझे समझने में टाइम लगता है अंकुर, ठीक है ना। तो अगर आप ये चाहते हो जी मैं बिल्कुल चैट बंद करके फिर अपने आके स्लाइड पढ़ा के चला जाऊं, तो फिर बेटा वो टीचिंग नहीं होती फिर,
ठीक है बच्चा। चलिए, तो ये आप सबको देखने को मिल जाएगा। नेशनल सिंबल आपको क्या होता है, नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया कहने का मतलब सिर्फ भाई किसी भी देश की जो उसकी कल्चरल जो हेरिटेज वगैरह है उसको कोई भी रिप्रेजेंट करता है, वो चीज क्या कहलाती है, नेशनल सिंबल कहलाती है। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर हमारा नेशनल सिंबल जो है कौन सा हो जाएगा। नेशनल सिंबल सबसे बात करते हैं, सबसे पहले सर नेशनल फ्लैग हो जाएगा, नेशनल फ्लैग। अब नेशनल फ्लैग के बारे में बात, साहिल क्या रिपीट करूं, रिपीट अगेन करने से क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन पूछना सीखो। रिपीट अगेन क्या रिपीट करूं, मैंने कुछ पढ़ाया नहीं तो क्या रिपीट करूं बताओ साहिल। पहले मैंने कुछ पढ़ाया नहीं तो क्या रिपीट करूं पहले, और आपके पास ऑप्शन है 10 सेकंड पीछे जाके देख सकते हो क्लास को भाई। कोई चीज पढ़ाई ही नहीं तो मैं क्या रिपीट करूं बेटा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले नेशनल फ्लैग के बारे में बात करते हैं बेटा। नेशनल फ्लैग सबको पता है, हमने ये पता है कि जी हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है वो क्या है, तिरंगा है, हमें इतना पता है। ठीक है ना। इसके बाद आपको यही पता होगा कि ये तिरंगा है हमारा। ठीक है, तिरंगा है, आप लोगों को इसके कलर के बारे में पता होगा, है ना। ये सैफरोन है, ये आपका केसरिया रंग है, ये आपका सफेद है, ये आपका हरा रंग है। इसके बीच में आपको क्या देखने को मिलता है सर, ये अशोक चक्र देखने को मिलता है। इसमें जो है वो कलर कौन सा, ब्लू कलर है। और इसके अंदर कितनी तिल्लियां होती है, 24 तिल्लियां होती हैं। ये सबको पता होगा, ये सबको पता होगा बेटा। ठीक है ना, ये सबको पता होगा। अब बात करते हैं कि आपका जो है एग्जामिनर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। आपका एग्जामिनर ये पूछता है कि जो तिरंगा झंडा जो हम देख रहे हैं ये किसने बनाया, किसी ने तो बनाया होगा ना। ये तिरंगा झंडा किसने बनाया होगा, तो आपसे पहले यही पूछा जाएगा कि बतेरा कि हमारा जो बेसिकली राष्ट्रीय जो ध्वज है तिरंगा वो किसने डिजाइन किया था। तो आपको पता होना चाहिए बच्चा किसने किया था, पिंगली वेंकैया साहब ने। ठीक है ना, किन्होंने किया था, पिंगली वेंकैया ने। तो ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया, पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया। जिसको इंग्लिश में लिखना है साफ साफ लिख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ पिंगली वेंकैया के द्वारा ये डिजाइन किया गया था। इसको हमने कब माना कि जी हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तो इसको हमने कब माना बेटा, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को हमने इस झंडे को जो है वो हमारा नेशनल फ्लैग डिक्लेयर किया। तो यहां से दो चीजें समझ में आ गई सर, एक डिजाइनर का नाम समझ में आ गया, डिजाइनर किसने डिजाइन किया सर, पिंगली वेंकैया साहब ने डिजाइन किया था। और दूसरा सर हमने इसको एज ए नेशनल फ्लैग कब अपनाया, तो दूसरी चीज जो आपको याद रखनी, नोट करनी है, वो क्या रखनी है सर, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है ना। अब आपका जो है अगर आप देख रहोगे तो ऑब्वियसली इसकी सर एक कुछ लेंथ है कुछ ब्रिथ है ना, कोई एक लंबाई है कोई एक चौड़ाई है, तो लंबाई और चौड़ाई। अब आप सबको पता होगा, इतना तो मैथ आपने पढ़ा होगा कि A/B जो है वो अगर बात करें तो B/A हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे जैसे कोई आपसे पूछे, कोई आपसे बोले, मतलब ये भी मजाक ही कर रहा है। चलो, कोई आपसे ये पूछे कि सर 1/2 है, तो क्या 2/1 बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा, नहीं सर, रेशो जो है वो बराबर नहीं होता है। तो कहने का मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए सर इसकी जो है चौड़ाई, विड्थ विड्थ कितनी होती है बेटा, तो याद रखना विड्थ कितनी होगी, 2 होगी। और इसके रिस्पेक्ट के अंदर लेंथ कितनी होगी आपकी, 3 हो जाएगी। तो इसका जो विड्थ टू लेंथ रेशो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई का रेशो। तो चौड़ाई का और लंबाई का रेशो कितना हो जाएगा बेटा, 2/3। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सर बताइए इसका लेंथ वर्सेज अगर बात करें तो ब्रेथ है ना, या बेसिकली अगर बात करें तो विड्थ रेशियो, ये आज इसमें कुछ इशू हो रहा है क्या पता नहीं यार, है ना। अगर अब आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे सर, लेंथ वर्सेज विड्थ रेशियो कितना हो जाएगा, तो लेंथ कितनी है, 3 हो जाएगी, और विड्थ कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी, हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी, बताइए। ठीक है, फटाफट थम्स अप भेज दिया करो, बता दिया करो, है ना। लैग के टाइम पे तो तुम्हारा मैसेज रुक नहीं रहे थे, लैग आ रहा सर, लैग आ रहा, लैग आ रहा, जब मैं पूछ रहा हूं अब तो तुम्हें बताना नहीं होता है। ठीक है, तो हमने क्या चीजें पढ़ी, हमने 3 चीजें पढ़ी। अब इसको नोट डाउन कैसे कर सकते हो आप लोग, इसको नोट डाउन कैसे कर सकते हो अपने सोर्स नोट्स के हिसाब से।
था, और सर पिंगली वेंकैया, है ना, तो पी वेंकैया साहब लिख सकते हो। पी वेंकैया साहब जो है, इन्होंने अगर बात करें भाई साहब, क्या किया था, ये बनाया था, पी वेंकैया साहब ने बनाया था। ये तीन चीजें देखो, सिर्फ इतना लिखना है आपको, आपको सिर्फ इतना लिखना है, आपका ये सारा का सारा हो जाएगा। ठीक है ना। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, लैग हो गया था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, रुको देखो मैं वापस बता देता हूँ। इस बोर्ड में भी कुछ इशू हो रहा है। देखो क्या बता रहा हूं मैं, आपको क्या करना है, आपने लिखा नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग लिखा, आपने लिखा कि सर इसका विड्थ का और लेंथ का कितना रेशियो है, तो 2:3 हो जाएगा। इसको हमने कब अपनाया था, तो 22 जुलाई को अपनाया था, 22 जुलाई 1947 में अपनाया था। और सर इसको डिजाइन किसने किया था, तो पी वेंकैया साहब ने किया था, पी वेंकैया साहब ने इसको डिजाइन किया था। बस आपको तीन चीजें लिखनी है, आपको सारा का सारा पूरा का पूरा जो स्लाइड का खत्म हो गया। ठीक है। अब समझ में आ गया। अब आपको जो चीज बता रहा हूं, जो मैं बॉक्स बना रहा हूं, जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं, जो मार्क कर रहा हूं, वही आप सब लोगों पे ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसके तीनों कलर के बारे में आप सबको पता होगा, तो इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। ये चीजें ही आप आराम से पढ़ सकते हो कि जो हमारा केसरिया रंग है वो देशभक्ति की ताकत है। अगर आपको नहीं पता है तो फिर तो आप फिर वर्दी का छोड़ ही दो। सबको पता होगा ना, सबको पता होगा ना, मैंने अभी पूछा आप लोगों से, सबको पता होगा ना केसरी रंग क्या बताता है, सफेद रंग क्या बताता है, हरा रंग क्या बताता है, ये तो सबको पता होगा ना। पढ़ लेना इसको। केसरिया रंग क्या बताता है, सर हमारा सेक्रीफाइस बताता है, स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है ना। सफेद रंग जो है किसका होता है, पीस का होता है, शांति का होता है, सच्चाई का होता है। हरा रंग जो है वो क्या होता है, हरा रंग हमारी ग्रोथ का होता है, कि जी हम इसको, हमारा देश आगे रहे, बढ़ता रहे। ठीक है ना। तो किसका, फर्टिलिटी और ग्रोथ का होता है ना, ग्रीन रंग जो है। ठीक है ना, ग्रीन कलर जो है। इसके ऊपर जो आपको अशोका चक्कर देखने को मिलेगा, अशोका चक्कर जो होता है वो एटर्नल व्हील होता है, एटर्नल व्हील ऑफ लॉ। एटर्नल व्हील ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, शाश्वत विधि का चक्कर। मतलब जैसे कि जी हम जो है, हमारा देश जो है वो जीता जागता अमर देश है, चलता रहेगा हमेशा। हर बार अगर बात करें तो चलता ही रहेगा, रुकने वाला नहीं है। शाश्वत मतलब जो, एटर्नल मतलब जो कभी भी, आप इंग्लिश पढ़ी हो ना, एटर्नल जो कभी भी ना मरे। तो हमारा देश जो है सर वो अमर है, वो चलता रहेगा। और इसके अंदर कितनी तिलियां हैं बेटा, सबको पता है कितनी तिलियां हैं इसके अंदर, कितने स्पोक्स हैं, तो सर 24 तिलियां हैं। ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जिसको आप पीडीएफ से दोबारा आराम से देख के पढ़ सकते हो। चलो, यहीं से आपसे क्वेश्चन बन जाता है, बताओ, फटाफट बताइए कि हमारे अशोक चक्कर के अंदर कितनी तिलियां देखने को मिल जाती हैं। बताइए, बताइए हमारे अशोक चक्र में कितनी तिलियां देखने को मिल जाएंगी। 18 होती हैं, 20 होती हैं, 22 होती हैं, 24 होती हैं। पोल के लिए आपको कुछ नहीं करना, पोल का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आपको पोल नहीं दिखाई दे रहा, आपके सामने पोल नहीं आ रहा बच्चा, तो कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हो, या फिर एक बार क्लास को बंद करके दोबारा से एक बार क्लास स्टार्ट कर दो, आपको अपना पोल दिखाई दे जाएगा। ठीक है। कभी कभी पोल में इशू आ जाता है, पोल नहीं दिखता है आप लोगों को। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी 24 आप बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा सर, 24 तिलियां है। ठीक है ना। अब ये आपका पी बाई क्यू है, देख लो जरा, आपको इस लेवल के जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, आपका पी बाई क्यू है ये। तो कितने हो जाएंगे सर, 24 हो जाएंगे, 24 जो है। ठीक है। अब किसी ने बी लगाया, किसी ने सी भी लगाया है। अब इन लोगों का क्या किया जाए, जिन्होंने 20 और 22 लगाए हैं, हाँ भाई। आगे बढ़ते हैं, बताओ जरा, हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज कब बनाया, बताइए। वेन वॉज द इंडियन नेशनल फ्लैग अडोप्टेड, हमने हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था, बताइए। कोशिश कीजिए बताने की। पढ़ा चुका हूं मैं आपको ये सारी चीजें, अभी अभी डिस्कस किया था, पढ़ाया था। ठीक है। अच्छा, 2 दिन आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है ना, मैं पहले बता देना चाह रहा हूँ। 2 दिन आपकी क्लास नहीं है, अभी ये मेरी जो क्लास चल रही है वो मेरे घर से चल रही है, ठीक है ना। मैं हरियाणा से हूँ। ठीक है भाई। तो ये जो मेरी क्लास चलने लग रही है वो मेरे घर से चलने लग रही है। हरियाणा समझ में आती होगी, गाने वाने तो सुन लेते हो हरियाणा वाले। ठीक है। मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ नोएडा। ठीक है ना। तो कल जो है मैं ट्रैवलिंग में रहूंगा, और परसों जो है आपका एफकेट का एग्जाम है, तो बच्चों का एनालिसिस वगैरह और पेपर वगैरह, उनसे सेंटर विजिट करना वगैरह। ठीक है। तो 2 दिन क्लास नहीं होगी। संडे वाले दिन क्लास आपकी मैं बता दूंगा। ठीक है ना, ग्रुप आपने ज्वाइन कर लिया होगा तो वहां पर। ठीक है। या फिर आपको मंडे से आपकी रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको क्लास देखने को मिल जाएगी। जो 2 क्लास जो बची हुई हैं या रह गई होगी, उसको हम कभी संडे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। ठीक है बेटा। बाकी और सब्जेक्ट की क्लास होंगी, मैं जा रहा हूँ सिर्फ नोएडा, बाकी आपके टीचर जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ अग्निवीर में पढ़ाते हैं, तो इसलिए वो आपको कंटिन्यू करेंगे।
तो आपका 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई या 26 जनवरी। देखो बेटा, देखो सिंपल सी बात है, 15 अगस्त 1947 को तुम क्या हुए थे, हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, हम सर आजाद हुए थे, है ना बच्चा, हम आजाद हुए थे। 24 जनवरी 1950 को हमने क्या किया था, याद है बेटा, 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रगान, राष्ट्रगान जिसको हम क्या बोल देते हैं, नेशनल एंथम, नेशनल एंथम, राष्ट्रगीत जिसको हम क्या बोल देते हैं, राष्ट्रगीत बोल देते हैं, नेशनल सॉन्ग बोल देते हैं, ठीक है ना, ये दोनों चीजें। और बेसिकली अगर बात करें तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, इन सबको जो है, इन सबको अगर बात करें तो हमने अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। आगे पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, आगे पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है ना। 22 जुलाई 1947 को सर हमने झंडा अपनाया था, हमने हमारा झंडा अपनाया था, ठीक है ना। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अगर बात करें तो हमने लागू किया था, ये हमारा संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। हम क्या बने थे बेटा, रिपब्लिक बने थे, हम क्या बने थे, गणतंत्र बने थे, रिपब्लिक बने थे 26 जनवरी को। लेकिन हमारा संविधान जो है बनकर कब तैयार हुआ था, तो तैयार कब हुआ था, बनके पूरा कब हुआ था, तैयार हुआ था 26 नवंबर को। इसलिए 26 नवंबर को हम क्या बनाते हैं, 26 नवंबर को हम संविधान दिवस बनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था, और यह संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को, इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है बच्चा। मंजूर साहब, दोनों में लिखा है, कुछ चीजें मैंने हिंदी में लिखी हैं, कुछ चीजें अगर बात करें तो मैंने इंग्लिश में भी लिखी है, ठीक है ना बच्चा। और बोल भी रहा हूं मैं बोल भी रहा हूं, इंग्लिश में भी बोल रहा हूं बार बार, और हिंदी में बोल रहा हूं बेटा। आप ये चाहते हो कि जी मैं हर एक वर्ड इंग्लिश में लिखूं और हर एक वर्ड हिंदी में लिखूं, ये नहीं होगा बेटा। आधे वर्ड इंग्लिश में लिखे जाएंगे, आधे हिंदी में रखे जाएंगे, ठीक है ना। अगेन फिर वही बात आ जाएगी, मैं ट्रांसलेटर की टाइप में नहीं आने वाला बेटा, फिर तो ये प्रिविलेज दे रहा हूं उसको, जरूरी नहीं है, स्पून फीडिंग से काम नहीं चलने वाला बेटा। ठीक है, चलिए। तो जो बोल रहा हूं वो तो समझ रहे होगे ना, जो मैं बोल रहा हूं वो तो समझ रहे होगे ना बेटा। मैंने बोला कि यहां पर मैंने साफ साफ बोला कि जो हमारा संविधान जो है वो अडोप्ट हुआ था, मैंने बताया संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हुआ था, अप्लाई किया गया था हमने 26 जनवरी 1950, तभी हम रिपब्लिक कहलाए। इतनी चीजें तो हो ही सकती हैं बेटा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, 88%। क्यों भाई, क्या दिक्कत है, कोई कोई ए बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है। आप लोगों को इतना तक याद नहीं कि अभी मैंने बताया कि 22 जुलाई 1947 को हमने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था, तुम लोगों को कितना याद नहीं है, है? फिर कैसे कंपटीशन करोगे, फिर कैसे तुम्हें वर्दी मिलेगी भाई, कि तुम्हें 2 मिनट का पहले का याद नहीं है बच्चा, गलत बात है। ठीक है, ये आप सब लोगों को पता है, जल्दी से बताइएगा, बिना बिना पोल के बताइएगा, बताइए। द कलर सैफ्रॉन इन नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट, जो हमारा सैफ्रॉन कलर होता है नेशनल फ्लैग में, बताइएगा वो आपको क्या बताता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, बताइए। जिसको भी पोल नहीं दिख रहा है, एक बार क्लास को बंद करके, एप्लीकेशन को बंद करके दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए, पोल दिखने लग जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही, सबको सही आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही बेटा, है ना। तो किसका है, करेज और सेक्रीफाइस का जो है वो सैफ्रॉन हो जाएगा। शांति वाला कौन सा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, हमारा सफेद जो है वो शांति वाला हो जाएगा, है ना। इन्फिनिटी और कंटिन्यूटी का कौन सा है, अभी बताया था मैंने, ब्लू हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। और फेथ और फर्टिलिटी का कौन सा हो जाएगा, तो आपका ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन, ठीक है ना। ये सारे के सारे आपको एक ही ऑप्शन में मैंने चारों बता दिए हैं, तो चारों कलर है हमारे हमारे झंडे में चार कलर है, आपको पता लग गया। चलिए अब हम बात करते हैं नेशनल एंथम के बारे में, बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, जनगण मन के बारे में बात हम कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। अब जनगण मन के बारे में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप एंथम लिख लो, ऐसे ऐसे एंथम लिख लेना, एंथम। और ये लिखना कि ये जो मूल रूप था, मतलब ओरिजिनल जो था, ये ओरिजिनल जो था वो किस भाषा में था, याद आना, याद, ओरिजिनल ये बंगाली भाषा में था, किस भाषा में था, याद आना, ओरिजिनल किस भाषा में लिखा हुआ है हमारा।
किस भाषा में लिखा गया? बंगाली भाषा में लिखा गया है। सेकंड, ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो सबको पता रविंद्रनाथ टैगोर जी, है ना। तो जरूरी नहीं आप पूरा लिखो रविंद्रनाथ टैगोर लिखो, आप आराम से लिख सकते हो। ओरिजिनल ये बंगाली में था। ओरिजिनल किस में सर? बंगाली में था। किसने लिखा सर? है ना, किसने लिखा? है ना, रिटन बाय। तो आप यहाँ पर सिंपल सी बात है, क्या लिख दोगे? टैगोर लिख दोगे। टैगोर के द्वारा, है ना, तो टैगोर जी के द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है ना, ये दो चीजें हो गई, है ना। हमने इसको कब अपनाया? अभी बताया मैंने, अभी हमने बताया कि मैंने आपको बताया था उसकी 24 जनवरी। तो 24 जनवरी 1950 को हमने अडोप्ट किया कि सर ये हमारा देश का क्या होगा? ये हमारे देश का नेशनल एंथम होगा। तो तीन चीजें हमें पता लगी कि सर जब हमारा नेशनल एंथम होता है वो कौन सा है? जनगण मन है। सेकंड, ये सर किसके द्वारा लिखा गया? तो आप बोलोगे सर रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया। थर्ड, ये ओरिजिनली किस लैंग्वेज में हो जाता है? ओरिजिनली जो ओरिजिनली जो है वो किस में हो जाएगा? ये आपकी बंगाली में हो जाएगा। ठीक है ना, ओरिजिनली क्या हो जाएगा? बंगाली में हो जाएगा। और फोर्थ जो आपको चीज लिखनी है वो क्या लिखनी है? कि सर ये 24 जनवरी 1950 के अंदर जो है वो क्या किया गया था? अडोप्ट किया गया था। ठीक है, ठीक है। अंकित भाई देखो, कुछ इशू चल रहा है इसके रिगार्डिंग में, नई विंडो वगैरह डलेगी, नए सॉफ्टवेयर अपडेट होंगे, इसके ऊपर काम चल रहा है बेटा। ठीक है ना, तो कुछ दिन जो है आपको थोड़ा सा ये लैग को थोड़ा सा करना पड़ेगा बेटा। ओके, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, गर्वित भाई तुम्हारे बिना बताए हुए मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया है अपने आप ही। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि सर ये पहली बार कभी तो गाया गया होगा। तो याद रखना, ये पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में। तो अगर आपसे कोई पूछे बार कि सर पहली बार हमने कब राष्ट्रगान सुना, तो पहली बार गाया गया बच्चा 27 दिसंबर 1911 के अंदर। याद रखना, 27 दिसंबर 1911 में जो है ये गाया गया था। ठीक है ना, उस टाइम पर आपको पता होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन हुआ करते थे बच्चा, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी जिसको बोलते हैं, उसके सेशन हुआ करते थे। तो कौन से सेशन में? याद रखना, कोलकाता के सेशन के अंदर। तो 1896 में जो है वो हमने गाया गया था। 1896 के अंदर 1896 में हमने वंदे मातरम गाया था। लेकिन लेकिन 1911 में जो है वो क्या गाया गया? 1911 में गाया गया आपका नेशनल एंथम। ठीक है, याद रखना बेटा। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप याद कैसे करोगे? जब भी हम नेशनल एंथम हमारा बजता है, राष्ट्रगान बजता है, तो हम ऐसे खड़े नहीं होते सावधान पोजीशन में? बिल्कुल, दोनों हाथ ऐसे करके। तो आप याद रखना सर, दोनों हाथ, है ना, एक साथ हम जो है सावधान की अवस्था में खड़े हो जाते हैं। तो 1911 याद रखना, 1911 में हमने इसको अपनाया था। ठीक है ना, ठीक है। कितना टाइम लगता है गाते वक्त? तो कितना टाइम लगता है सर? 52 सेकंड। जो मेन जो आपका जो नेशनल एंथम गाते हैं वो कितना टाइम लेता है? 52, है ना, 52 सेकंड का टाइम ये लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो ओरिजिनल जो आपका जो जनगण मन है उसके अंदर कितने स्टैंजा हैं? तो याद रहे, जो ओरिजिनल जो जनगण मन है, जो हम तो जो जनगण मन है वो बहुत बड़ा है। जो ओरिजिनल जो है जो बंगाली भाषा में, वो तो बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है सर? इसके अंदर 5 वर्ष है। 5 वर्ष मतलब कितने छंद है बेटा? 5 छंद है। हम सिर्फ और सिर्फ हम सिर्फ और सिर्फ पहला छंद गाते हैं। जो हम पूरा जनगण मन गाते हैं वो पहला छंद होता है, सिर्फ और सिर्फ पहला छंद है, याद रखना। तो जो इसको क्या बोल दिया सर? ये तो जनगण मन बोल दिया, लेकिन ओरिजिनल को क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिनल को ये बंगाली भजन है जिसको हम बोलते हैं भारतो भाग्य विधाता। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए सर हमारा राष्ट्रगान का असली नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर हमारे राष्ट्रगान गान का जो असली नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भारतो भाग्य विधाता जो है वो हमारा ओरिजिनल नेम हो जाएगा, हमारा जनगण मन का। जो ओरिजिनल कितना बड़ा है सर? जिसके अंदर 5 छंद है। अभी हम जो मान रहे हैं सर वो कौन सा मान रहे हैं सर? हिंदी संस्करण मांग रहे हैं। और हिंदी संस्करण में कितने छंद है सर? हिंदी संस्करण में हम सिर्फ और सिर्फ एक छंद यूज करते हैं। ठीक है ना, हमारा जो मूल संस्करण है उसके अंदर 216 शब्द हैं। तो ये आपसे पीवाईक्यू पूछा गया है कि बताइए जरा कि हमारे जो जनगण मन जो है उसके अंदर टोटल कितने शब्द हैं? तो 216 है। जो हम हिंदी वाला गाते हैं बेटा उसके अंदर कितना शब्द है? 52 शब्द है। तो 52 ही वर्ड है और 52 सेकंड का ही टाइम लगता है। ठीक है, ईश्वर आपका एग्जाम दोनों लैंग्वेज में आता है। जब आप एग्जाम देने बैठते हो तो यहाँ पर एक बॉक्स आ जाएगा, उसके ऊपर आपका टिक होता है इंग्लिश या हिंदी। तो इंग्लिश करोगे तो हिंदी इंग्लिश आ जाएगा, हिंदी करोगे इंग्लिश हिंदी आ जाएगा। जब आपका एग्जाम शुरू होगा उससे पहले आपसे डिफॉल्ट लैंग्वेज पूछ लेगा कि डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या है। आप हिंदी में ही पेपर देखना चाहते हो तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी में आ जाएंगे। लेकिन जिस भी क्वेश्चन को आप रिपीट करना चाहोगे, ट्रांसलेट करना चाहोगे, तो हिंदी की जगह इंग्लिश क्लिक कर दो तो इंग्लिश में आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन फिर से आपका हिंदी में आ जाएगा, क्योंकि आपने डिफॉल्ट लैंग्वेज जो है वो हिंदी चूज की थी। अगर आपने डिफॉल्ट डिफॉल्ट लैंग्वेज जो है अगर आपने क्या चूज किया? डिफॉल्ट, है ना। तो डिफॉल्ट लैंग्वेज अगर आपने चूज की इंग्लिश, तो हमेशा इंग्लिश में दिखेगा। मान लो इंग्लिश का वो चीज आपको समझ में नहीं आई, इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश ही रहेगी, कहीं इंग्लिश को तुम हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो जी, होपफुली आपको चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा जो है वो राष्ट्रगान आप सबको पता है बच्चा। ठीक है, ये पूरा का पूरा राष्ट्रगान है। बताइए
आपसे अगर पूछे कि बताइए भारत का जो राष्ट्रगान है वो किन्होंने लिखा था, बताइए भारत का जो राष्ट्रगान था वो किन्होंने लिखा था, बताइए। बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। कार्तिक अमित वर्मा, बहुत बढ़िया बच्चा, शाबाश। अमन, आरिफ, अभय, करबीत, बहुत सही बच्चा, बहुत सही, सबका सही आंसर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी, है ना, बिल्कुल सही। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो है वो हमारा राष्ट्रगान लिखा गया था, याद रखना, राष्ट्रगान। लेकिन जो बंकिम चंद्र चटर्जी है इनके द्वारा कौन सा लिखा गया था, राष्ट्रगीत लिखा गया था, याद रखना। इन्होंने कौन सा लिखा था बेटा, राष्ट्रगीत। इन्होंने नेशनल सॉन्ग लिखा था। तो हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो अगर बात करें तो, ठीक है ना, नेशनल सॉन्ग अगर बात करें, लेकिन नेशनल एंथम, नेशनल एंथम जो लिखा गया वो किनके द्वारा लिखा गया, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, याद रखना बेटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, 89%। ठीक है, अब बता दो भाई अब क्या दिक्कत हो रही है तुम लोगों को। आप लोग मेरे से बहुत सारी चीजें चाहते हो कि जी हैंड रिटन नोट्स बताओ, आप हिंदी इंग्लिश में लिखो, समझाओ, वो सारी सारी चीजें। मेरे से तो तुम सारी चीज चाहते हो ना, और तुम्हारी हरकतें देख लो जरा एक बार खुद, तुम खुद हरकतें देख लो जरा। अब इस चीज का क्या आंसर है बताना जरा एक बार, इस चीज का है तुम्हारे पास कोई आंसर। आप मेरे से सारी चीजें परफेक्ट चाह रहे हो, है ना, कि हमें ये भी मिल जाए, ऐसे भी हो जाए, ऐसे भी हो, ऐसे भी हो जाए। और जब मैं तुमसे पूछता हूँ और पढ़ाने के बाद मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जब तुम्हारी ये हालत है, तो ऐसे चल जाएगा क्या काम, ऐसे चल जाएगा काम। बताइए, बताइए राष्ट्रगान को हमने पहली बार किस वर्ष गाया था, बताइए राष्ट्रगान को हमने पहली बार किस वर्ष गाया था, बताइए। मैंने इसको याद करने का तरीका भी बताया था। चलिए बिल्कुल सबका सही आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया, गजब, शाबाश। क्या हो जाएगा, सर आपने ही तो बताया था राष्ट्रगान गाते वक्त हम दोनों जो है वो सावधान की पोजीशन में खड़े हो जाते हैं, तो 1911, है ना, तो 1911 आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर वही चीज आपसे पूछी जाए, आपसे पूछी जाए कि सर जो नेशनल सॉन्ग है, जो हमारा वंदे मातरम है, जो हमारा वंदे मातरम है, सर वंदे मातरम कब गाया गया था, तो याद रखना वंदे मातरम पहली बार कब गाया था, 1896 में, 1896 में गाया गया था बेटा। तो ऑप्शन नंबर वन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, 82% लोगों का। ये है आप लोगों की पढ़ाई, 82%। किसी ने सी दिया 1924%, है ना। भाई साहब 1924, 1924 मैंने बोला भी है, अभी तक मैंने पूरी क्लास में अभी तक मैंने 1924 बोला है, तुम लोग अपने हिसाब से 1924 लगा रहे हो। हाँ, ऐसे तो मिली वर्दी, फिर तो 31 मार्च छोड़ो, अगर 31 दिसंबर कोई पेपर होगा ना अगले साल तो भी नहीं हो पाएगा फिर तो। चलिए जी, नेशनल सॉन्ग के बारे में बात करते हैं। नेशनल सॉन्ग के बारे में कुछ चीजें हमें पता लगी है, जैसे आपने बताया सर, नेशनल सॉन्ग मैंने क्या बताया कि जो हमारा नेशनल सॉन्ग है सर वो कौन सा हो जाएगा, नेशनल सॉन्ग सर हमारा वंदे मातरम है, पहली बात तो वंदे मातरम है, ठीक है ना। वंदे मातरम जो है किनके द्वारा लिखा गया था, याद है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया है, याद रखना जरा, ठीक है ना। किस भाषा में लिखा गया, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है ना। अब इसको आप जो है, अब इसको आप जो है वो रिलेट कर सकते हो, किससे रिलेट कर सकते हो, जैसे अभी आप राष्ट्रगीत पढ़ रहे हो तो इसको हम राष्ट्रगान से रिलेट कर सकते हैं। राष्ट्रगान से कैसे रिलेट कर सकते हैं कि वंदे मातरम की जगह आपको क्या माइंड में चलना चाहिए सर, जनगण मन। जनगण मन की रचना किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किस भाषा में की थी, तो बंगाली भाषा में की थी। तो आप इसको अपने साथ, तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा, ठीक है ना, याद रखना बेटा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने जो है वो वंदे मातरम की क्या की थी, रचना की थी, याद रखना बेटा, कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। तो हमने संस्कृत भाषा को ही, ओरिजिनल जो रूप है उसको हमने वही अपनाया है। ये इन्होंने किस किस ग्रंथ में लिखा था, तो इनका एक उपन्यास था, एक नोवेल था, आनंद मठ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बतेरा
इन विच फेमस नोवेल देयर वाज डेट कॉल्ड द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम, वो जो रिटन बाय द बंकिम चंद्र चटर्जी। आप बोल दोगे सर कौन सा हो जाएगा, तो आनंद मठ हो जाएगा। सिंपल सी बात इतनी सी है, ठीक है ना। वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया सर? वंदे मातरम पहली बार गाया था 18 में, आपने बताया। और वंदे मातरम को गाते वक्त जो लगभग टाइम लगता है, जहां नेशनल सॉन्ग में है ना 69 लगता है, तो नेशनल एंथम में जो था वो था 52 सेकेंड। 52 सेकेंड। तो 52 सेकेंड जो है सर हमारा राष्ट्रगान में लगता है, और राष्ट्रगीत में कितनी लगती है टाइमिंग? 69 सेकेंड, 1 मिनट और 9 सेकेंड बचा, ठीक है। तो अगेन आप अपने हिसाब से जो है वो नोट्स आप बना सकते हो। आपने लिखा सर नेशनल सॉन्ग, आपने लिखा नेशनल सॉन्ग, यहाँ पर आपने लिख दिया चटर्जी साहब, बंकिम चंद्र चटर्जी साहब। 1896 के अंदर जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो ये गाया गया था, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने कहाँ लिखा था सर? आनंद मठ में लिखा था, ये आनंद मठ में लिखा था। इसमें 69 सेकेंड का टाइम लगता है, ठीक है ना। इसको कब अपनाया गया था? इसको भी 24 जनवरी को ही 1950 में ही अपनाया गया था। तो ये भी कब लागू किया था भारत में? 24 जनवरी 1950 में ही लागू किया गया था। तो आप अपने हिसाब से जो है, आप अपने हिसाब से जो चीजें कर सकते हो, ठीक है। मधुकेश गर्वित, भाई मेरे कितना ही लैग लैग चिल्ला लो, मुझे दिख रहा है, ठीक है ना। और लैग अच्छी बात है, ये पूरी स्लाइड पढ़ाने के बाद लैग आया तो अच्छी बात है, बीच में आता तो मैं दोबारा बताता, ठीक है। मुझे भी दिख जाता है, यहाँ दिख जाता है मुझे सामने। वरना जी हमें तो पॉपकॉर्न की तरह उछलना है, तो बेटा अब उसका तो इलाज मेरे पास है नहीं ना यार। तो मूल संस्करण जो था हमारा वंदे मातरम सर, उसके अंदर क्या हमने पूरा का पूरा? नहीं जी। हमने मूल संस्करण में कितने छंद है सर? 6 छंद है। जनगण मन में कितने थे सर? 5 छंद थे, ठीक है ना। हमने राष्ट्रीय गीत के पहले 2 छंदों को अपनाया, और वहां पर हमने कितने छंदों को अपनाया था? हमने 1 छंद को अपनाया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अरे गरीबी तेरे दिक्कत है क्या कुछ? हाँ, तेरे दिक्कत है कुछ, दिमाग में खराब भी तेरे? मैंने तेरे को ये बोला कि तू झूठ बोल रहा है? मैंने ये बोला कि लेग मुझे दिख जाता, मुझे पता लग जाता है। या फार बार बार लेग लेग करने की क्या जरूरत है? तू ये अकेला है क्या क्लास के अंदर? बाकी और कोई नहीं बोल रहा है? तो ये राष्ट्रगीत है बच्चा, ये इसका क्या हो जाएगा? इसका स्मॉल वर्जन है ये हमारा। मतलब बड़ा वर्जन तो कितना है? बड़े वर्जन में तो भाई साहब 6 स्टेंजा है। कितने स्टेंजा? 6 है। तो हम जो अपनाते हैं वो अपनाते हैं सर कौन सा? सेकंड। सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेंजा अपनाते हैं हम। और जो 2 स्टेंजा अपनाते हैं उसमें कितने वर्ड है? तो 40 वर्ड है। तो नेशनल एंथम में कितने थे सर? 52 वर्ड थे, ठीक है ना। टोटल कितने थे? 216 थे। इसके टोटल याद करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल जनगण मन में कितने थे? 16। 216 थे, और हम कितना कितना गाते हैं सर? 52 सेकंड के हम 52 शब्द गाते हैं। ये सर इसमें हम 40 सेकंड 40 वर्ड जो है हमारे देखने को मिल जाते हैं। करबित मेरे सामने ना जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, मेरे को 1 सेकंड लगेगी ब्लॉक करते हुए, ठीक है ना। ये अपना एटीट्यूड जो तू रख रहा है ना, ये अपने घर पे रख भाई। मेरे साथ फालतू उलझने की जरूरत नहीं है। समझ में आई ये बात? पढ़ना है पढ़, वरना क्लास से बाहर जा। और एक भी कमेंट अगर मेरे को दिख गया तो मैं बताता हूं फिर। चलिए, तो राष्ट्रगीत में किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताइए, बताइए। राष्ट्रगीत में किसी को दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताइए, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा राष्ट्र जो है ना, ये सॉरी राष्ट्रगीत नहीं, सॉरी, हाँ ऑब्वियसली राष्ट्रगीत नेशनल सॉन्ग, ये हमारा पूरा का पूरा नेशनल सॉन्ग है बच्चा। सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, ठीक है ना। वो अलग बात है कि जी हमें जो है वो जनगण मन याद है, लेकिन जी हमें वंदे मातरम याद नहीं होता है ना। वंदे मातरम याद नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए, बात करते हैं कि बतेरा जो हमारा वंदे मातरम है वो ओरिजिनल किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है? बतेरा ओरिजिनल वो किस लैंग्वेज में लिखा हुआ हमारा वंदे मातरम? बताइए। सर क्या फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा मिलके 40 वर्ड है क्या? बिल्कुल 40 वर्ड है, ठीक है। आप आपके सामने है, अभी मैंने पिछले वाली उसमें था, आप रोक के गिन लीजिए, एक एक शब्द को गिन लीजिए, आपको पता लग जाएगा।
कार्तिक बंगाली भाषा के अंदर है क्या भाई? हाँ भाई कार्तिक, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। हमने पूछा है, मैंने पूछा है वंदे मातरम ओरिजिनल किस लैंग्वेज में लिखा गया, मूलतः किस भाषा में लिखा गया है। और कार्तिक भाई तू ऑप्शन में लिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, बंगाली भाषा है क्या? पहले क्वेश्चन को पढ़ो थोड़ा सा आराम से। तो सर सिंपल सी बात है ना, कौन सा है सर हमारा वंदे मातरम? वंदे मातरम किस भाषा में लिखा है सर? संस्कृत में। हाँ, अगर आपसे कोई पूछ रहा सर नेशनल एंथम, नेशनल एंथम किस में लिखा गया है, जो हमारा राष्ट्र गान जो है, तो राष्ट्रगान जो है सर वो बंगाली भाषा में लिखा गया है। लेकिन हमने पूछा सर वंदे मातरम, वंदे मातरम किस भाषा में बेटा? संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अखिलेश, प्रिंस, हर्ष, वेदपाल, योगेश, पीयूष, आलोक, आमिर, वैभव और अभिराज, ये हमारे टॉप 10 वाले हैं। ठीक है ना, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं नेशनल एम्बलम के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, हम बात करते हैं नेशनल एम्बलम के बारे में। नेशनल एम्बलम आपको पता होगा कुछ इस तरीके से ही जो है ये हमें हमारा नेशनल एम्बलम देखने को मिलता है। इसको हम बेसिकली अगर बात करें तो अशोक चक्र कहते हैं। आप देखो यहां से क्वेश्चन क्या आते हैं, यहां से पहली बात तो यही आएगा कि जो जो हमारा नेशनल एम्बलम है सर, इसके ऊपर कितने एनिमल देखने को मिलते हैं। क्या कोई बताएगा जरा इसके ऊपर कितने एनिमल है? बताइए, इसके ऊपर कितने एनिमल आपको देखने को मिल रहे हैं, बताओ जरा, बताइए कितने एनिमल आपको देखने को मिल जाएंगे इसके ऊपर। अभी तो इसको यहां पर नहीं दिखेगा, जब आप इसको देखोगे तो यहां पर आपको 4 एनिमल देखने को मिल जाएंगे। कितने एनिमल देखने को मिल जाएंगे? 4 एनिमल देखने को मिल जाएंगे। सर 4 कौन कौन से? ठीक है ना, 4 कौन कौन से अगर बात करें तो देखो 4 कौन कौन से, एक आपको हाथी देखने को मिलेगा, एक आपको दौड़ता हुआ घोड़ा देखने को मिलेगा, एक आपको बैल देखने को मिलेगा और एक सिंह देखने को मिलेगा। सिंह मतलब लॉयन है, 4 है, लेकिन हम उसको एक ही तो मानेंगे। 4 शेर हो चाहे एक शेर हो, तो शेर ही कहलाएगा ना, शेर तो शेर ही कहलाएगा ना। कोई 5 बता रहे हैं भाई साहब, कहाँ 5 घूम रहे हो? देखो ये रहा घोड़ा दौड़ता हुआ, ये आपका बैल रहा, ये आपके शेर हैं। 3 शेर आपके सामने, एक इसके पीछे की साइड है। तो अगर आपसे कोई पूछे टोटल कितने शेर है, तो सिर्फ 4 शेर है। लेकिन प्राणी एक से हो जाएगा, एक शेर हो जाएगा, एक आपका अगर बात करें तो बैल हो जाएगा, एक घोड़ा हो जाएगा और एक आपका हाथी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, याद रखना। शर्मा साहब टाइगर नहीं है, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, टाइगर नहीं है, लॉयन है भाई, शेर है। लॉयन और टाइगर में फर्क होता है, टाइगर होता है बाघ, लॉयन होता है शेर। तो 4 शेर हैं, लॉयन है, याद रखना जरा, टाइगर नहीं है। ठीक है, तो टाइगर, 4 टाइगर हैं, तो 4 टाइगर नहीं लिखे को, कमेंट को सही कीजिए बेटा अपने आप को। 4 लॉयन है, एक हॉर्स है, एक एलिफेंट है और एक बुल है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, एक आपका एलिफेंट है बच्चा, एक आपका हॉर्स हो जाएगा, एक बुल हो जाएगा और एक आपका लॉयन हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा, मोटो, मोटो जो है, मोटो क्या हो जाएगा बेटा, सत्यमेव जयते हो जाएगा, सत्यमेव जयते हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ आया सर 4 एनिमल कैसे? ठीक है, 4 एनिमल कैसे? 4 एनिमल बताया तो सही। इस अशोक स्तंभ के ऊपर 4 एनिमल आपको देखने को मिल जाएंगे, एक हाथी देखने को मिल जाएगा, एक घोड़ा देखने को मिल जाएगा, एक आपको बुल देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, घोड़ा आपके सामने ये रहा, बुल आपके सामने ये रहा, ठीक है ना, शेर आपके सामने ये रहे, हाथी अगर बात करें तो बैकवर्ड साइड में आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, यहां पर अगर बात करें तो 26 जनवरी 1950 को जो हमने क्या किया था, इसको अपनाया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर हमने कब अपनाया, तो बेटा याद रखना 24 जनवरी अलग डेट है। 24 जनवरी 1950 को हमने क्या अपनाया था सर, नेशनल सॉन्ग अपनाया था, याद रखना, नेशनल सॉन्ग और एंथम, नेशनल एंथम अपनाया था। लेकिन सर 26 जनवरी, तो 26 जनवरी पूछा गया, तो 26 जनवरी को हमने एम्बलम अपनाया था, 26 जनवरी को, ना कि 24 जनवरी। याद रखना बेटा, ठीक है ना। औसफ एम जो भी साहब हैं, ये बोले कि सर 4 बार क्यों लिया गया, 3 बार ही, तो बेटा वो आप पूछ लेना, ठीक है ना, मेरी तो समझ से बाहर है। ठीक है ना, इस चीजों का मेरे पास कोई आंसर नहीं और ना मैं देना चाहता हूँ, ना मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करना चाह रहा कि इसने भाई साहब 4 ही शेर क्यों अपनाए, कुछ और क्यों नहीं अपनाए, एक्स वाई जेड। बेटा तो वो आप उनसे पूछ लीजिए, अशोक से, महाराजा अशोक जिस टाइम पे जो था, है ना, 269 BC में, वहां जाके आप जाके पूछ लेना बेटा। ठीक है, चलिए तो ये आपको याद है बेटा,
मुंडकोपनिषद है ना, ये सत्यमेव जयते जो है हमारा आदर्श वाक्य है, ये हमेशा लिखा मिलेगा आपको, सत्यमेव जयते। हमने कहां से उठाया है? तो याद ना, हमने कहां से उठाया है बेटा? उपनिषद से उठाया है। कौन से उपनिषद से उठाया है? मुंडकोपनिषद से उठाया है। और ये सत्यमेव जयते हमेशा किस भाषा में लिखा रहेगा सर? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, देवनागरी में लिखा हुआ है। ठीक है अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जहां पर आपको स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत होती है। ठीक है भाई, अब इसका आपने जो क्वेश्चन पूछा बेटा, उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसका कोई लॉजिक नहीं है कि जी 4 शेर क्यों अपनाए थे, ये सारी की सारी चीज बच्चा। ठीक है ना, और शायद कोई दुनिया में बता भी दे भाई साहब, तो फिर मुझे ही बता देना। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। बताइए भारत का आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा? बताइए भारत का आदर्श वाक्य क्या है, बताइए। पहले तो गर्वित गर्वित भाई, जेनविन की स्पेलिंग ये नहीं होती जो तू लिख रहा है। और दूसरी बात, थोड़ा सा अभी भी मैं बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं बेटा, ठीक है ना, थोड़ा सा शांत रहे। ठीक है, अभी भी बोल रहा हूं। अरुण कुमार बोला सर, क्योंकि सर सम्राट अशोक भारत के चारों दिशाओं में राज करता था। क्या सम्राट अशोक से पहले कोई राजा नहीं था बेटा जिसने चारों दिशाओं में राज किया था? है भाई साहब, अरुण भाई, कोई आपसे पूछे क्या सम्राट अशोक से पहले कोई राजा नहीं था जिसने चारों दिशाओं में राज किया होगा? या सम्राट अशोक के बाद में ऐसा कोई राज्य राजा नहीं आया जिसने चारों दिशाओं में राज किया होगा? जिस लॉजिक से आप बता रहे हो, तो बताइए अरुण साहब, बताइए बताइए। चलिए, तो कौन सा हो जाएगा सर? सत्यमेव जयते हो जाएगा। सत्यमेव जयते आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सत्यमेव जयते आपका सही आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा बेटा, 96%। राष्ट्रीय प्रतिज्ञा इसको छोड़ दी, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं इसको पढ़ने बढ़ने की। बाकी आप सब लोगों को प्लेज लेते थे, है ना, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियन आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा नहीं बोलते थे, हम चुप हो जाते थे ना। ठीक है ना, ठीक है, तो ये है, इसको पढ़ने बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी को मन करे तो भाई साहब सामने ये चीजें लिखी हुई आप पढ़ सकते हो। चलिए जी, हमारा हो जाएगा सर राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा हमारा मोर। अब मोर हो जाएगा, ये आपको पता है कि जी राष्ट्रीय पक्षी पता है मोर है। लेकिन अगर बात करें, आपको पता हो तो आपको दो चीजें पता करनी है बस। मोर का साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मोर को सर पावो क्रिस्टेसिस बोल देते हैं, पावो क्रिस्टेटस बोल देते हैं मोर को। और ये हमने 1963 में हमने भारत का राष्ट्रीय पक्ष जो है पक्षी घोषित किया था, नेशनल बर्ड घोषित किया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर मोर, पिकॉक, पिकॉक का साइंटिस्ट नाम क्या होगा? सर पावो क्रिस्टेसिस हो जाएगा। और 1963 के अंदर जो है इसने हमने इसको हमने क्या किया था? अडॉप्ट किया था एज ए नेशनल बर्ड। क्या सर इसके अलावा हमें और कुछ पढ़ने की जरूरत है? कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके अलावा। ठीक है ना, सुंदर शर्मा करके जो भी हैं कि सर जितना आप पढ़ा रहे हो सर उतना पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा क्या? मर्जी है बेटा, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है ना, अभी तक तो का रिकॉर्ड तो यही कहता है कि जितना पढ़ाया गया वही सारा का सारा एग्जाम में आए, उसी में से, उससे बाहर कुछ नहीं आए। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, कि अभी देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या आपकी क्लास में आ रहा है 100%? अभी तक पोल में किसी का आंसर नहीं आया ना 100%। ऐसा ही है बेटा, आप में से किसी का सिलेक्शन होगा, किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। जिसका सिलेक्शन होगा उसने थोड़ी सी मेहनत की होगी, उसने जैसे बता रखा वैसे पढ़ा होगा। जिसका नहीं हुआ होगा, अलग अलग रीजन हो सकते हैं भाई साहब। पति क्या बोल रहा है कि सर भारत का राष्ट्रीय पक्षी किसको घोषित किया गया और किस वर्ष घोषित किया गया? पति, तो किसको घोषित किया गया, कब? क्या चिड़िया थी 1952 में? क्या क्रेन है 1956 में? क्या तोता है भाई साहब 1980 में? क्या मोर है 1963 में? ठीक है बच्चा, तो सर सिंपल सी बात है सर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पिकॉक 1963 के अंदर जो है, 1963 के अंदर पिकॉक जो है सर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सही आंसर हो जाएगा 1963 पिकॉक 94%। किसी ने स्पैरो लगा रखा है, किसी ने तोता लगा रखा है, किसी ने क्रेन लगा रखा है।
ठीक है जी, तो ये है रियलिटी भाई साहब। शर्मा साहब आप जो पूछ रहे थे, सच्चाई ये है। ये है जी हमारा राष्ट्रीय पशु, जिसको हमने क्या बोला है, राष्ट्रीय पशु को हमने बोला है बाघ, ना कि शेर। याद रखना जरा, ठीक है। 1947 में ऐसा सुनने को आया है, ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं कि 1947 में हमारा राष्ट्रीय पशु जो है वो शेर था, लेकिन 1973 में हमने बाघ कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। आपका जो पहला, जो आपका राष्ट्रीय पशु था, वो बेसिकली अगर बात करें तो बाघ को ही माना गया था। याद रखना बेटा। तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है, रॉयल बंगाल टाइगर जो है सर, क्या हो जाएगा, बंगाल टाइगर क्या हो जाएगा सर, हमारा राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बंगाल टाइगर। याद रखना बेटा। इसको हमने मोर के 10 साल के बाद में, मोर के 10 साल के बाद में मतलब 1973 के अंदर हमने इसको जो है वो क्या किया था, राष्ट्रीय पशु घोषित किया है। क्या सर इसका कोई साइंटिफिक नेम नहीं है? इसका नाम है, साइंटिफिक नेम है सर पेंथेरा टिग्रिस। पेंथेरा टिग्रिस। तो टिग्रिस से आपको याद रह जाएगा टाइगर, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है ना। मोर वाला भी आप याद कर सकते हो। मोर को हम कैसे बुलाते हैं, गांव में अगर आप रहते हो तो मोर को कैसे बुलाते हो, दाना डाल देते हो आप क्या बोलते हो, आओ 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 आओ, ऐसे ही बोलते हैं ना मोर को, आओ 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 आओ, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो पाओ आओ, पावो पाओ 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 पावो क्रिस्टेसिस। तो पावो क्रिस्टेसिस आपका मोर हो जाएगा, और पेंथ्री तिग्रिस जो आपका क्या हो जाएगा, टाइगर हो जाएगा। याद रखना बच्चा, शेर नहीं है, लोयन नहीं है, टाइगर है। लोयन और टाइगर अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। चलिए जी, नेशनल हेरिटेज एनिमल, हमारा विरासत। हेरिटेज क्या होता है बेटा, पुरानी वाली चीजें, पुरखों वाली चीजें, बहुत पुरानी वाली चीजें, वो हेरिटेज हो जाएगा, है ना। अगर आपको पता हो तो हमने जो बेसिकली लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी वो हमारे पहले हाथियों पर लड़ी जाती थी। उसके बाद में ये भाई साहब मुसलमान वगैरह आया, और ये अरब देशों से हम घोड़े वोड़े मंगवाते थे। हमारे यहाँ पहले घोड़े नहीं हुआ करते थे, हम अरब देशों से उनसे व्यापार व्यापार करते थे। हमारे यहाँ होते थे हाथी, ठीक है ना। आप बोलोगे नहीं सर, घोड़ों से भी तो युद्ध लड़ा जाता था ना, तो घोड़े हम बेटा हम बाहर से मंगवाते थे घोड़े, ठीक है ना। हमारे यहाँ हाथी होता था। तो हमारा हेरिटेज एनिमल, अगर आपसे कोई पूछे विरासत अगर बात करें, तो हेरिटेज एनिमल कौन सा हो जाएगा बेटा, याद है ना, हेरिटेज एनिमल कौन सा हो जाएगा सर, हाथी हो जाएगा। हाथी हमारा हेरिटेज एनिमल है, और इसको 2010 के अंदर, 2010 के अंदर अगर बात करें तो इसको हमने, ठीक है ना, अपनाया था। तो कहते नहीं है भाई साहब, बोलो भाई इतना मोटा है, इसके अंदर 10 हाथियों जितना वजन है। कितने हाथियों भर का वजन है, 10 हाथियों जितना वजन है। 10 हाथियों जितना वजन है मतलब 2010 में। ये छोटी छोटी ट्रिक मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आप भी बना सकते हो अपने हिसाब से। तो जब भी जीके जीएस याद करोगे तो उसका याद करने का तरीका ही बताऊंगा, चिंता मत करो। अभी क्लास जब खत्म होगी तो तरीका ही बताऊंगा मैं आप लोगों को कैसे याद करनी है। लेकिन बेटा आपको ये चीज भी याद रखनी है कि आप भी अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हो। तो सर बोलो सर उसमें 10 हाथियों जितना वजन था, मतलब 2010 में हमने क्या किया, नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित कर दिया किसको, हाथी को। हाथी को क्या बोल देते हैं सर, बोले सर लोक्सो डेंटो बोल देते हैं, लोक्सो डोंटा बोल देते हैं, लोक्सो डोंटा। अब भाई हाथी इतना भारी भरकम है, अपनी सूंड रख देगा तो भाई साहब डेंट तो पड़ ही जाता है। डेंट मतलब वो कोई चीज पिचक जाती है, ठीक है ना। तो हाथी अच्छा खासा है, तो भाई साहब हाथी के सामने आओगे तो भाई आपको डेंट पड़ने ही पड़ेंगे, डेंट पड़ के ही पड़ के रहेंगे, डेंट पड़ के ही पड़ के रहेंगे, ठीक है ना। सर इनके पॉपुलेशन नंबर भी आता है क्या एग्जाम में, नहीं आता भाई, गर्भित नहीं आता है, ठीक है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा हाथी कहां पर है, तो आपको कर्नाटका में मिल जाए। कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा हाथी आपको देखने मिलेंगे, तो कर्नाटक में देखने मिल जाए। हाथी किस राज्य का राजकीय पशु है, तो 3 राज्यों का है, कर्नाटक का, केरल का, झारखंड का, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा हाथी आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा हाथी आपको देखने को मिलेंगे कहां पर, कर्नाटक में। सबसे ज्यादा टाइगर आपको देखने को मिलेंगे कहां पर, मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है ना, अच्छी लग रही होंगी ना, अच्छी लग रही तो बता दिया करो। टैक्स जाता है, टैक्स लगता है क्या अप्रिशिएट करने में, कि हाँ सर ठीक है, हाँ जी। हमें तो सिर्फ शिकायतें हैं सर आपसे, ठीक है ना, शिकायतें बहुत सारी हैं, ठीक है जी। और जो कोई काम की चीज अगर हमारे लिए तुम कोई चीज आसान बना रहे हो सर, तो उसके ऊपर हम बिल्कुल शांत बच्चे की तरह रहेंगे, ठीक है। बताइए जरा, कौन सा ऐसा कौन सा ऐसा प्राणी है जिसको हमने राष्ट्रीय विरासत पशु, नेशनल हेरिटेज एनिमल डिक्लेयर किया है, बताइए जरा, बताइए। कौन सा ऐसा प्राणी है जिसको हमने नेशनल हेरिटेज एनिमल डिक्लेयर किया है। सबका आंसर आना स्टार्ट होगा सर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सी बच्चा। क्या हो जाएगा सर, इंडियन एलिफेंट। इंडियन एलिफेंट ईयर बताइए, कौन से ईयर में डिक्लेयर किया था, जल्दी से बताइए।
ईयर बताओ, कौन से ईयर के अंदर हमने डिक्लेयर किया था इसको? हाथी को हमने कौन से ईयर में राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया था, बताइए। अब इन लोगों का मैं क्या करूं यार, जो 11-11% आंसर दे रहे हैं, इन लोगों का मैं क्या करूं, जो ऑप्शन नंबर ए डिस्कस कर रहे हैं, जिन्होंने बंगाल टाइगर लगाया है, इनका क्या करूं भाई? मैं तो कौन सी लैंग्वेज में पढ़ा हूं? हाँ भाई, हिंदी इंग्लिश तो मैं कर रहा हूं। ठीक है, सॉरी सर, पोल नहीं चल रहा आज मेरा। सुंदर भाई तेरे को बता तो दिया 20 बार भाई, अब तू समझेगा तो, नहीं तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। क्लास को एक बार बंद कर दो, बैक साइड जाओ, क्लास बंद करो, दोबारा से क्लास स्टार्ट करो, आपको पोल चलना स्टार्ट हो जाएगा। कितनी बार बताऊं ये चीज, अब लिख के दूं क्या? बिल्कुल सी 2010 के अंदर सर, 2010 में जो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा राष्ट्रीय जलीय पशु, एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक मतलब पानी वाला, पानी वाला, याद रखना। तो गंगा नदी के अंदर जो डॉल्फिन है, जिसको हम गंगा नदी डॉल्फिन बोलते हैं बेटा, तो गंगा नदी डॉल्फिन जो है वो हमारा क्या है? हमारा जलीय पशु है बेटा, याद रखना। तो गंगा नदी डॉल्फिन क्या है? हमारा जलीय पशु है, याद रखना। ठीक है ना? इसको जो है वो प्लेटिनिस्टा गंगेटिका बोला जाता है, प्लेटिनिस्टा गंगेटिका बोला जाता है। तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं बेटा, ऑप्शन में आपको गंगेटिका दिखेगा, गंगेटिका से याद रखना, गंगेटिका से गंगा डॉल्फिन। अब ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, गंगेटिका से गंगा डॉल्फिन, ठीक है ना, याद रखना जरा। और क्या पढ़ा था हमने? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे ना तो नहीं, हाथ नहीं लगाना है भाई साहब, है ना। जैसे हम मछली को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो क्या बोलती है? नहीं नहीं नहीं, नो, गलत बात है, नो, ठीक है ना। तो 2009, ठीक है। तो मछली जल की रानी है, हाथ लगाना जो है वही साहब नहीं, नो, हाथ नहीं लगाना है। तो इसको 2009 के अंदर हमने क्या बना दिया था? हमारा एक्वाटिक एनिमल हमने बना दिया था। ठीक है, जैसे बोला सर 5 बार कर लिया सर, नहीं चल रहा है पोल, आप गुस्सा हो, आप गुस्सा हो रहे हो। अच्छा, नहीं चल रहा था बेटा, वो फिर आपका आपका कुछ जो है ना वो इंटरनेट का इशू है, तो नहीं चल रहा होगा। अमूमन ऐसा हो जाता है बेटा, ठीक है ना। आप मुझे पूरी बात बताओ ना, आप मुझे पूरी बताओ कि सर मैं 5 बार ट्राई कर चुका हूँ सर, पोल नहीं चल रहा है। तब देखो, तब भी मैं गुस्सा करूंगा क्या? बताने का तरीका आना चाहिए ना। भाई साहब ये नेशनल रेप्टाइल सरीसृप है, आपको याद भरने की कोई जरूरत नहीं, आपको इतना याद रखना, कोबरा बस। किंग कोबरा जो है वो हमारा जो है वो सबसे बड़ा रेप्टाइल, रेप्टाइल मतलब सरीसृप, जो बेसिकली अगर बात करें तो, ठीक है ना। बाकी इसके बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं इसको पढ़ने वाले। ठीक है जी। राष्ट्रीय फूल, हाँ जी, राष्ट्रीय फूल आपको याद करने की जरूरत है। राष्ट्रीय फूल सबको पता है, कमल है, कमल है, ये तो पता ही है आप लोगों को, आप लोगों को पता है कमल है। लेकिन कमल को हम क्या बोलते हैं? नेलुम्बो, नेलुम्बो न्यूसीफेरा बोल देते हैं, नेलुम्बो न्यूसीफेरा गर्टन। तो न्यूसीफेरा याद रख लेना बस, न्यूसीफेरा, ठीक है ना। तो न्यूसीफेरा अगर बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? आपका कमल का फूल हो जाएगा न्यूसीफेरा। ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था बेटा, 26 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी में दो ही चीजें आपकी आई थी, याद रखना। वैसे तो 3 चीजें आई थी 24 जनवरी में, लेकिन 24 जनवरी में दो बड़ी चीजें आई थी, नेशनल सॉन्ग और नेशनल, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम। बाकी सब 26 जनवरी में आए थे। जैसे 26 जनवरी में आया था नेशनल एम्बलम, 26 जनवरी में आपका आ जाएगा राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पेड़, राष्ट्रीय फल, वो सारे 26 जनवरी 1950 में लागू हुए थे। क्या गंगा में पाए जाने वाले डॉल्फिन ही नेशनल जो है वो एनिमल माना जाएगा? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। बाकी कहीं और की डॉल्फिन को हम नेशनल एनिमल नहीं मानेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। बताइए कमल का क्या वैज्ञानिक नाम है? कमल का क्या वैज्ञानिक नाम है बताइए। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लोटस? नहीं, किसने कह दिया कैमल नेशनल एनिमल है? किसने कह दिया? नागेंद्र सिंह, कहाँ पढ़ लिया आपने? किसने कह दिया कैमल जो है वो नेशनल एनिमल है? कैमल नहीं है। डॉल्फिन सिर्फ गंगा में पाई जाती है क्या सर? नहीं भाई, डॉल्फिन जो है गंगा में नहीं पाई जाती, डॉल्फिन हर जगह पाई जाती है, लेकिन गंगा की जो डॉल्फिन है उसी को हम नेशनल एनिमल मानेंगे। ठीक है, अभी बताया था सर मैंने, डेलुम्बोरो न्यूसीफेरा, ठीक है ना। ये देखो पैंथरस टाइगर, ये क्या हो जाएगा सर? ये तो टाइगर हो जाएगा, ये तो सर टाइगर है, ठीक है ना। पावोक्रिटिसिस, अरे सर ये तो मोर है, पावोक्रिटिसिस तो मोर था। फिकस बेंगालिसिस, फिकस बेंगालिसिस होता है बेटा बरगद, क्या हो जाएगा? बरगद, बरगद का पेड़ जो है वो हमारा राष्ट्रीय पेड़ है, बरगद के पेड़ को राष्ट्रीय पेड़, आगे डिस्कस करेंगे अभी।
तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा सर, नेलुम्बा न्यूसीफेरा जो है। ठीक है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय फल में सर आम है, आम है। नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं, क्यों जरूरत नहीं है, देखो सर, मैगी फेरा है ना, मैंगी फेरा, मैंगी फेरा से मैंगो बन जाएगा, सिंपल सी बात है। आम आपको पता ही है, मैंगी फेरा आपको आपको क्या याद रखना है सर, 26 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रीय फल अपनाया था इसको। तो 26 जनवरी 1950 में हमने इसी को क्या कर लिया था, राष्ट्रीय फल अपना लिया था। तो एक जगह आप लिख सकते हो, एक जगह आप लिख सकते हो कि सर फल, फूल, पेड़, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ, ये सारे के सारे जो हैं सर 26 जनवरी 1950 में अपनाए थे। ठीक है ना, ये अपने बॉक्स के हिसाब से आप अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, हिंदी वाले हिंदी में लिख दें, इंग्लिश वाले इसको भाई साहब फ्रूट, फ्रूट, फ्लावर, ट्री एंड अशोक स्तंभ was adopted by government of India on the date of 26th of Jan 1950। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो राष्ट्रीय पेड़ अभी मैंने आपको बताया बरगद हो जाएगा। राष्ट्रीय पेड़ क्या थे, है ना, बेनियान, बरगद हो जाएगा भाई साहब। इसको फिकस बेंगालिसिस बोल देते हैं, अभी अभी मैंने बताया इसको क्या बोल देते हैं, फिकस बेंगालिसिस हो जाएगा, है ना, फिकस बेंगालिसिस। मतलब भेंगे टाइप का ही है ना, भेंगे टाइप का ही भाई साहब, आपस में उलझी उलटी उलझी हुई होती है, पता नहीं कैसा सा अजीब सा देखने को मिलता है बरगद, है ना, फिकस बेंगालिसिस हो जाएगा। और 1950 में भी ही हमने बरगद को जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया था। ठीक है बेटा, ठीक है, आगे बढ़े। अगर आपसे पूछे बताओ जरा, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया कौन सा हो जाएगा, बताइए, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया कौन सा हो जाएगा। ठीक है, अंकुर दुबे सर, फिर आपके सर इंटरनेट में इशू है बेटा। ठीक है ना, कि पोल पहले आ रहा है और ऑप्शन बाद में आ जाते हैं, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है बेटा। क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सी, है ना, कई जगह पीपल होगा, कई जगह नीम होगा ना भाई साहब, ना पीपल ना नीम, आपका कौन सा हो जाएगा, बरगद का। तो बरगद का पेड़ बेटा, है ना, बरगद का पेड़ जो आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सर, बेनियान ट्री जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, जो आपका फिकस बेंगालिसिस बोलते हैं जिसको, क्या बोल देते बेटा इसको, फिकस बेंगालिसिस बोल देते हैं। 95% लोगों का सही आंसर है। ठीक है, राष्ट्रीय नदी क्या बताने की जरूरत है, हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी हो जाएगी सर, गंगा नदी हो जाएगी। गंगा नदी अगर बात करें, गंगा नदी, हमारी गंगा नदी कैसी है, राष्ट्रीय नदी सर, गंगा नदी कैसी है, बोले सर ग्रेट है हमारी गंगा नदी, क्या है, ग्रेट, 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 एट 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 एट, ग्रेट 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 ग्रेट, एट 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 एट। ठीक है ना, तो अब भूलोगे नहीं, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में जब आपसे पूछेगा बताओ गंगा नदी कब 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 जो है ना वो नदी घोषित की थी, तो दिक्कत हो जाएगी, क्यों दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे देखने को मिलेगा 2007, 2008, 2009, 2010, फिर दिमाग हो जाएगा सुन, अरे यार 8 होगा या 9 होगा या 10 होगा, तो मैंने क्या बताया था, 10, 10 हाथियों जितना, है ना, 10 हाथियों जितना वजन है ना, मछली जल की रानी है, पानी ही उसका पानी है, हाथ लगाओगे, नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, मतलब डॉल्फिन, डॉल्फिन और ग्रेट, ग्रेट ग्रेट सर, हमारी गंगा नदी क्या है, ग्रेट है, गंगा नदी क्या है, ग्रेट है। ठीक है, ठीक है, तो तीनों चीजें आपको याद रह जाएंगी। अब इसको 2-3 बार रिपीट करोगे अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है जी, हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो राष्ट्रीय कैलेंडर कब लागू हुआ था, याद है बेटा, 78 एडी, शक काल के अंदर जो है आपका, जो शक संवत जिसको बोलते हैं भाई साहब, वो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को जो है वो राष्ट्रीय कैलेंडर अपनाया था हमने। 22 मार्च से हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर शुरू होता है। अगर लीप वर्ष होगा तो लीप वर्ष जो होगा, जब लीप ईयर में, जब फरवरी में जब 29 दिन होंगे, तो हमारा 21 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं भाई यश, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, बता तो दिया ना, होता है कभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अपने आप को वैसे मान लो कि जी 5 क्वेश्चन करवाए सर ने तो पांचों के पांचों सही है मेरे, आप वैसे मान लो बेटा। ठीक है, आप बोलोगे सर ये कौन सा कैलेंडर होता है, ये कैलेंडर है, आपने पढ़ा होगा सब लोगों ने, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा अपनी दादी अम्मा नानी वानी से, माता वगैरह से, है ना, पढ़ा या नहीं पढ़ा, कि आज अभी चैत्र चल रहा है, फिर वैसाख है, फिर जो है ना वो ज्येष्ठ है, फिर आषाढ़ है, फिर श्रावण है, फिर भाद्रपद है, फिर अश्विन है, फिर कार्तिक है, ये पढ़ा होगा ना आप सब लोगों ने, पढ़ा होगा ये सब लोगों ने। आज पता नहीं भाई सब इसने क्या कर रखा है,
वरना ऐसे करते हैं तो ये जो है ना वो साफ कर देता है। आज ये अपनी ही मर्जी में घूम रहा है कि जी हम अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो चलो जी अपने अकॉर्डिंग काम कर लो, कोई बात नहीं। सुना या नहीं सुना देसी कैलेंडर जिसको बोलते हैं? सुना है ना ये? सुना है? तो सर हमें कौन सा आपको जो सारे के वैसे तो सारे के सारे याद होने चाहिए आपको, क्योंकि अभी तक एग्जामिनर ने आपसे इससे क्वेश्चन नहीं पूछा है, और हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो पहला महीना कौन सा हो जाएगा देसी कैलेंडर का सर? चैत्र हो जाएगा। चैत्र हो जाएगा। पहले आपको याद रखना, पांचवा महीना याद रखना श्रावण। सावण भाई साहब। अब हरियाणा में हम बोल देते हैं भाई साहब चैत बैसाख साठ सावण भादवा। ठीक है, ऐसा बोल देते हैं हरियाणा में भाई। ठीक है ना, श्रावण हो जाएगा। एक आपको याद रखना कार्तिक। कार्तिक कौन सा? आठवां, जिसमें दिवाली आती है। और एक याद रखना बेटा फागण, 12वां भाई साहब, जिसमें होली आती है। ठीक है ना, अभी माघ चल रहा है, अभी फागण स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, फाल्गुन स्टार्ट हो जाएगा, फागण बोल देते हैं भाई साहब आपने देसी भाषा के अंदर। ठीक है भाई, वो अंग्रेजों वाला जमाना है, अंग्रेजों अंग्रेजों वाला जो है ना वो ग्रेगरिन ग्रेगरिन बोला जाता है अंग्रेजों वाले कैलेंडर को, हम उसको फॉलो करते हैं, पूरे वर्ल्ड में वही चल रहा है। तो पूरे वर्ल्ड के साथ में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो चीजें डेटा कलेक्ट करने में आसानी हो जाती है, इसलिए करते हैं, और तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आपको पहला याद रखना, चैत्र कौन सा महीना होता है सर? पहला महीना। श्रावण कौन सा महीना होता है? तो याद है सर श्रावण पांचवा महीना होता है। कार्तिक कौन सा महीना होता है सर? आठवां महीना होता है। और फाल्गुन कौन सा होता है आपका? 12वां होता है। तो कम से कम ये 4 महीने तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली आपका नेशनल कैलेंडर है भाई, बाकी सबके बारे में पूछेगा तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा हो जाएगा बतेरा? हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? व्हाट इज द ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ इंडिया बतेरा? तो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा हो जाएगा? क्या जो है वो गैरिगोरियन है? गैरिगोरियन जो अभी हमारा जो यूज करते हैं हम, जो हम करते हैं अभी, वो हो जाएगा। क्या हिंदू कैलेंडर है? क्या शक कैलेंडर है? क्या इस्लामिक कैलेंडर है? कौन सा कैलेंडर हम यूज करते हैं? सर हम यूज करते हैं कौन सा कैलेंडर? शक। ठीक है ना, शक कैलेंडर जो 17 AD में जो है वो बनाया गया था, उस टाइम की उसको हम मानते हैं। ठीक है ना, और ये हमारा जो है सर कब स्टार्ट हो जाएगा? 22 मार्च को स्टार्ट होता है। इसको हमने कब अपनाया था सर? 22 मार्च 1957 में हमने इसको अपनाया था, याद है ना? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बच्चा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अजय तोमर, बी कैसे हो जाएगा? हिंदू कैलेंडर। हाँ अजय, तुम लोग पढ़े लिखे गवारों की तरह क्यों हरकत कर रहे हो भाई? हाँ भाई, अभय तोमर आपका तो सही है। अभय तोमर, पहले ऑप्शन नंबर बी फिर ऑप्शन नंबर सी। पढ़े लिखे गवारों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो तुम लोग भाई? लगभग लगभग 25%, मतलब तुम्हारी क्लास का हर चौथा बच्चा गलत आंसर दे रहा है, इतना सब बताने के बावजूद भी। ये एक बात को इंडिकेट करती बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ एक बात को इंडिकेशन करती है कि आप क्लास में हो लेकिन आपका ध्यान 20 जगह है। और बेटा अगर आपका ध्यान ऐसा ही रहा तो मैं फिर से बोल देना चाह रहा हूं, आप अपना सिलेक्शन तो भूल जाओ। अगर आपकी यही हरकतें हैं कि आपको सर पिछला 5 मिनट का पढ़ाया हुआ या 2 मिनट का पढ़ाया हुआ अगर आप लोगों को नहीं पता है, ठीक है ना? अरे ऐसे कैसे गलती से हो गया भाई? तुम्हारा किसी किसी ने हाथ पकड़ रखा क्या तुम्हारा भाई? हाँ भाई, अबे तोमर भाई, तुम्हारे किसी ने हाथ पकड़ रखा है क्या बेटा? और आधी क्लास का गलत होता है क्या? 25-25% लोगों का गलत होता है क्या? सिंपल सी सिर्फ एक बात है बेटा, पढ़ाई के अंदर ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं है, सिलेक्शन भूल जाओ। ठीक है ना, ये परमानेंट है, ये परमानेंट वैकेंसी है। इसके लिए तो भाई तुम सोचो, नीट वीट के बच्चे जिनका नीट नहीं हुआ, सोच के देखो, जिनका नीट नहीं हुआ होगा, आप ये भी तो देखो ना बेटा किसके साथ कंपटीशन चल रहा है आप लोगों का। छोटी छोटी गलतियां ही बर्बाद कर देती हैं। बाकी आप लोगों की समझ है भाई। ठीक है, कौन सा हो जाएगा भाई सर? चैत्र हो जाएगा सर, चैत्र हो जाएगा। कार्तिक कौन सा था सर? 8वां था। श्रावण कौन सा था सर? 5वां था। और फाल्गुन कौन सा था सर? 12वां था। चैत्र आपने बताया था सर फर्स्ट है, चैत्र फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, चैत्र फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो, तो हमारी राष्ट्रीय मुद्रा क्या है?
सबको पता सर राष्ट्रीय मुद्रा हमारी रुपए है, रुपए है बच्चा। इस रुपए को जो है हम ऐसे लिखते हैं, रुपए का सिंबल आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से, आपको रुपए का सिंबल आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। रुपए का सिंबल कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। रुपए का सिंबल जो है ये बेसिकली अगर बात करें तो अपनाया कब था, आधिकारिक तौर पर तो हमने 2010 में अपनाया था, लेकिन इसको जनता के लिए नोटों के ऊपर लिख के छपना स्टार्ट हुआ था 2011 के अंदर। तो हमें इतना याद है सर, हमारी आधिकारिक मुद्रा जो है रुपया है। जो न्यू सिंबल हम रुपये का यूज करते हैं, ये हमने कब अडोप्ट किया था सर, 2010 में अडोप्ट किया था। और ये सर्कुलेशन में कब आने लगा था, 2011 के अंदर। तो ये मत करना हमने कब अडोप्ट किया था, ये याद रखना सर, 2010 के अंदर हमने अडोप्ट किया था। ठीक है ना, ठीक है। इसको किसने डिजाइन किया गया था, इसको डिजाइन किया गया था डी उदय कुमार, जो तमिलनाडु का जो भाई साहब अभी मुख्यमंत्री हैं, एम के स्टालिन का बेटा है भाई साहब डी उदय कुमार, उन्होंने ये बताया था। ठीक है, ठीक है। तो ये था आज का अपना लेक्चर भाई। ठीक है ना। तो किस वर्ष अपनाया था बतीरा, हमने किस वर्ष अपनाया था। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है ना। अब आपको जो जो कमी लगी है आप आराम से बता सकते हो कि सर इस क्लास में ऐसा और हो जाता तो अच्छा होता, ये ऐड ऑन कर लेता तो अच्छा होता। ठीक है ना। कोई परफेक्ट नहीं होता बेटा, ना मैं परफेक्ट हूँ, है ना, जीवन में कोई परफेक्ट है ही नहीं। हर किसी में सुधार की आवश्यकता होती है और गुंजाइश होती है। ठीक है ना। तो आप सब लोगों ने 1 घंटा 1.5 घंटा अपने साथ क्लास में पूरी क्लास ली आप लोगों ने, कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आपको लगी कि सर ये वाली चीज और हो जाती तो बड़े मजे आ जाते, आप दिल खोलकर बता सकते हो। अब क्यों, क्योंकि अब हमने पूरा पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया है। अब हम 5 मिनट आराम से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। ठीक है। तो कब अपनाया था बेटा हमने, 2010 में अपनाया था जी। कब अपनाया था, 2010 में इसको अपनाया था। ठीक है। तो 2010 में हमने इसको अपनाया था। ठीक है। चलो 85% अभी भी गलत बता रहे, कुछ लोग ए लगा रहे 2009, तो कुछ नहीं हो सकता बेटा। ठीक है। चलिए जी, ये हमारे टॉप 10 हो जाएंगे। हर्ष मेहरा 13 में से 13, बहुत बढ़िया बेटा। वेदपाल जाट, हाँ भाई, जाट भाई बहुत बढ़िया। ठीक है, हाई फाइव, मैं भी जाट हूँ भाई। अभिराज सिंह, अश्वनी, उत्कर्ष शर्मा, शिवम सिंह, रतुल बेपरी, विकास, गर्वित और अभिषेक। गर्वित और अभिषेक, आपका कौन 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 सा एक क्वेश्चन गलत हुआ, जल्दी से बताओ जरा। कौन सा एक क्वेश्चन गलत हुआ, जल्दी से बताओ। ठीक है, बताओ कौन से 2 क्वेश्चन गलत हुए। ठीक है भाई, तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये आपका एक समरी टाइप का, आप भी देख लेना एक बार। नेशनल तिरंगा दो 1947 में, जनगण में 1950 में, वंदे मातरम 1950 में, लो इन कैपिटल 1950 में, 1963 में मोर, 1963 73 में टाइगर, लोटस वगैरह, ये सारा का सारा एक समरी टाइप में मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन है, ये आप इसको हिसाब से कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है ना। तो कुछ चीजें, और मैंने बहुत सारे जो है वो आपको रिवीजन करवा दिया है, बहुत सारे क्वेश्चन करवा भी दिए हैं। तो अपन जो है कुछ इस तरीके से जो है आपका काम करेंगे क्लास का। ठीक है भाई। क्या आप बोल रहे हो कि सिर्फ 2 दिन कोई और पढ़ा देगा, 2 दिन अगर पढ़ना है आपको तो डिफेंस वाला सैनिक अपना यूट्यूब चैनल पे जाना। ठीक है ना। 2 दिन अगर आपको पढ़ना है ना, अगर आपको इतना ही ज्यादा लगता है कि जी मुझे तो पढ़ना ही पढ़ना है, मुझे तो ये हो रखी है, तो भाई आप एक काम करना, इस डिफेंस वाला सैनिक चैनल पे चले जाना, यहाँ पर अपना। ठीक है भाई, ठीक है। तो इस चैनल पे चले जाना अपना, यूट्यूब नहीं है क्या, डिफेंस वाला सैनिक यूट्यूब चैनल पे चले जाना यहाँ पर। ठीक है। 2 दिन अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ जाना आप आराम से, और यहाँ प्लेलिस्ट है एक, इस प्लेलिस्ट में जाना, इस प्लेलिस्ट में जाओगे यहाँ पर। ठीक है। और आपको
ये जनरल अवेयरनेस फॉर नेवी एसएसआर मेडिकल का ये आपको मिल जाएगा। ये प्लेलिस्ट, इस पे जाना, इस पे जाना, इस पे मैंने सारी चीजें पढ़ा रखी हैं। ठीक है ना। ये अगला चैप्टर अपना जो होगा वो होगा नेशनल सिंबल एंड नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। तो नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा, इसको आराम से जाके पढ़ लेना यहाँ पर जाके। ठीक है ना। ये नेबरिंग कंट्री मैंने पढ़ा रखा है, इस नेबरिंग कंट्री को आप आराम से जाके पढ़ लेना। ठीक है। किसी को ज्यादा लग रहा है कि जी मुझे पढ़ना है पढ़ना है। पिछली बार की कट ऑफ नहीं थी, पिछली बार पेपर हुआ था आप लोगों का ये मेडिकल असिस्टेंट वाला। ठीक है ना। पिछली बार हुआ था, और पिछले 2-3 साल में कट ऑफ का कोई मतलब नहीं बन जाता। ठीक है। तो ये चीजें मेरे से मत पूछा करो भैया कि वैकेंसी कब आएंगी, कितनी वैकेंसी है सर, कितनी कट ऑफ है। इस दुनिया में कोई नहीं बता सकता कितनी कट ऑफ वगैरह है बेटा। ठीक है ना। कट ऑफ वगैरह का आपको जैसे ही पढ़ना करना है वो करना है, भाई आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो होपफुली आप सब लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। आप लोगों के पास जो है ये आपका टेलीग्राम हैंडल है, यहाँ पर आप जा सकते हो। और मेरा जो टेलीग्राम है उसके ऊपर आप उसको ज्वाइन कर लोगे तो उसके ऊपर आपको जो है क्विज वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो एक क्विज जाके अभी भी आप कर सकते हो। ठीक है। इस चैनल पर आप जाओगे तो इस चैनल के पिन मैसेज में जाना, पिन मैसेज में जैसे ही जाओगे, ठीक है ना, आपको क्विज मिल जाएगी। या तो इसको सर्च कर लो, या फिर ये लिख दो @मेजर साहब PDF लिख लो, या फिर ये दिल मांगे मोर लिख लो टेलीग्राम में, मैं आपको देखने को मिल जाऊंगा। ये दिल मांगे मोर स्पेलिंग अच्छे से लिखना। ठीक है। चलिए जी। DPP कब मिलेगी? DPP आपको मिल जाएगी, अभी मिल जाएगी शायद, अभी मिल गई होगी, या वरना कल आपको DPP मिल जाएगी क्लास। ठीक है। तो 36 गई थी, हाँ इतनी गई थी, 36 के आसपास इतनी गई। पर वो कट ऑफ का कोई मतलब नहीं बनता ना बेटा। कट ऑफ का मतलब ये होता है कि जी फिर तो आप लोग ना सेफ समझ के और उसके हिसाब से आप काम करो। बढ़िया अपना 100% तो कट ऑफ चाहे कितनी जाए यार, तुम्हें क्या करना है। पिछली बार 36, पिछली पिछली बार जो जा चुका है उसका क्या मतलब बनता है। ठीक है। तो चलिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी बच्चा अब आपसे मंडे में। मंडे में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए बढ़िया तरीके से। कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। और मेरी आईडी आपको पता ही है, यहाँ पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। ठीक है ना। यहाँ पर आप जो है मुझे मैसेज करते हो, आपको देखने को चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है ना। कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी है, ख्याल रखिए, पढ़िए आराम से। ठीक है ना। लव यू ऑल, टेक केयर। और मेरे से किसी से कोई दुश्मनी नहीं है बेटा। मैं आप सब लोगों को अगर कुछ गलत कर रहे हो तो उसके लिए रोकता हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए सब प्यारे हो। किसी को ये लगता है जी उसको डांट रहे हो, मुझे क्यों नहीं डांट रहे, या मुझे डांट रहे हो उसको क्यों नहीं डांट रहे, मेरे लिए सब बराबर हो बेटा। ठीक है। चलिए तो आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, मुलाकात होगी आपसे, ठीक है ना, मंडे में। वैसे आप लोग जो है, हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे सीख जाओ, किसी के 5 गलत हुए, किसी के 1 गलत हुए, कोई दिक्कत वाली बात है, सब आराम से चीज सीख जाओगे। ठीक है। चलो तो ख्याल रखो, गुड नाइट, लव यू, जय हिंद साथियों।